हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी अग्रवाल। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम ऑडिट करने जा रहे हैं और अगर हमारे को परचेजेस वाला एरिया मिला है तो हम लोग उस परचेजेस को कैसे चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बीइंग एन ऑडिटर, अगर आप देखोगे तो परचेजेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक क्रूशियल एरिया होता है जिसको हमें बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना होता है। बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोगस इन्वॉइसेस, डुप्लीकेट बिल वगैरह, मतलब एक्सपेंसेस को ओवरस्टेट करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमारे को इसको बहुत अच्छे तरीके से चेक करना चाहिए। अब हम इसको चेक कैसे करें? तो चेक करने के लिए पहले हमारे को क्लाइंट से कुछ डॉक्यूमेंटेशन मांगना पड़ेगा ना। तो हम क्लाइंट से क्या डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे? और डॉक्यूमेंटेशन मांगने से भी पहले हमारे को क्लाइंट से समझना पड़ेगा कि क्लाइंट किस बिजनेस के अंदर है, क्योंकि उस बिज़नेस के हिसाब से हमें पता चलेगा कि ओके उस बिज़नेस के लिए परचेजेस किस टाइप की होगी। बिकॉज अगर हमारे को परचेजेस अच्छे तरीके से समझ आएगी तभी तो हम हमारे माइंड में और भी क्वेश्चंस वगैरह आएंगे कि भाई कहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता, और हम मैनेजमेंट से अच्छे तरीके से पूछ सकेंगे। तो अब सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। हम क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे? हम मांगेंगे क्लाइंट से परचेज रजिस्टर। वो होगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। उसके साथ हम सब्सीक्वेंट परचेज रजिस्टर भी मांगेंगे। सब्सीक्वेंट परचेज रजिस्टर इसलिए मांगेंगे क्योंकि एक कट ऑफ प्रोसीजर होते हैं। बेसिकली हमें ये चेक करना पड़ता है कि जो इन्वॉइसेस है वो करेक्ट पीरियड में बुक हुई है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ मार्च की इन्वॉइसेस थी जो मार्च में बुक होनी चाहिए थी बट उन्होंने इसको अप्रैल में बुक करा हुआ है, या ऐसी तो कोई इन्वॉइसेस नहीं है जिनको उन्होंने अप्रैल में बुक करना चाहिए था बट उन्होंने मार्च में बुक कर लिया है। तो हम सब्सिक्वेंट परचेज रजिस्टर भी लेंगे। उसके बाद हम परचेज का लेजर भी लेंगे कि ट्रायल के अंदर परचेजेस की क्या क्या आइटम आ रही है, कि कौन कौन सी टाइप की परचेजेस आ रही है। और उसके बाद हम लोग सैंपल निकालेंगे परचेज रजिस्टर के बेसिस पर। तो उसको चेक करने के लिए हमें जो सबसे ज़्यादा 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, देखो हमें परचेज रजिस्टर मिला, अब हम सैंपल लगाएंगे। अब सैंपल लगाने के लिए हम रैंडम टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम टॉप क्रेडिटर्स ले सकते हैं, टॉप परचेजेस ले सकते हैं, या कुछ सस्पिशियस पर आइटम ले सकते हैं जिस पे हमारे को डाउट लग रहा है। अब जब हम सैंपल निकाल लेंगे तो उस सैंपल के बेसिस पर हम क्लाइंट से डॉक्यूमेंट मांगेंगे, सपोर्टिंग्स मांगेंगे। अब हम सपोर्टिंग्स क्या क्या मांगेंगे? सपोर्टिंग्स के लिए हम मांगेंगे परचेज ऑर्डर, उसके साथ हम मांगेंगे इनवॉइस, एंड थर्ड वन हम मांगेंगे GRN विच इज़ गुड्स रिसिप्ट नोट। अब परचेज ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज परचेज ऑर्डर एक तरीके का अप्रूवल होता है कि जो ये परचेजेस करी गई है इसके लिए पहले एक अप्रूवल बना था कि यस ये परचेजेस बहुत मतलब ज़रूरी थी हमें परचेज़ करना, और हमने परचेजेस इस परचेज ऑर्डर के बेसिस पे करी गई है, क्योंकि उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है कि आप कौन सा मटेरियल परचेज़ कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी में परचेज़ कर रहे हो, कब परचेज़ कर रहे हो, एवरीथिंग इज़ मेंशन। फिर उसके साथ जब परचेजेस हो गई होगी तो आपको क्लाइंट से इन्वॉइस मिली होगी, तो फिर आप इन्वॉइस चेक करोगे कि ओके जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्वॉइस में सही तरीके से आ रही है नहीं। और अगर आप जब इन्वॉइस देखोगे तो इन्वॉइस में आपको क्वांटिटी, रेट वगैरह ये सारी चीज़ें मैच करनी है, आपको डेट वगैरह चेक ढंग से करनी है, इन्वॉइस नंबर चेक करना है कि वो डुप्लीकेट वगैरह तो नहीं है, और आपको ये भी देखना है कि क्या उस पर GST लग रहा है नहीं। अगर GST लग रहा है तो आपको एक बार GST नंबर भी कुछ बेसिस पर चेक करने चाहिए कि कोई गलत GST नंबर तो नहीं आया हुआ, वो एक्चुअल में GST नंबर एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। और इसके साथ फिर उस पर्टिकुलर सैंपल की गुड्स रिसिप्ट नोट कि GRN का डॉक्यूमेंट इन्होंने दिया है, क्योंकि अगर एक गुड्स परचेज हुई है तो उसकी एंट्री भी तो हुई होगी ना कि गुड्स आपको डिलीवर हुई आपके वहाँ पे, तो उसका गुड्स रिसिप्ट नोट। तो ये 3 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो यू कैन अज्यूम कर सकते हो कि येस देयर वुड बी अ रेड फ्लैग। तो हमारे को उसको ढंग से थॉरली देखने की ज़रूरत है कि ओके, क्योंकि देखो अगर कोई परचेजेस हुए तो अप्रूवल तो होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हवा में परचेजेस हो गई हो। अप्रूवल होगा तो उसका परचेज रिक्विजिशन बना होगा, PO बना होगा, कोटेशंस वगैरह आई होंगी, तो आप कोटेशंस भी मांग सकते हो कि आपने किस बेसिस पर ये सोचा कि हमें सपोज 3 कोटेशन आई तो आपने किस बेसिस पर इस सिलेक्टेड वेंडर को लिया है। और आप ये भी चेक करोगे कि क्या कुछ नए वेंडर्स आए हैं जिनसे आपने इस बार परचेजेस करी है, और अगर नए वेंडर्स आए हैं तो क्या उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बने हैं। तो क्योंकि कोई नया वेंडर आया होगा तो हो सकता है ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो, मतलब कोई बातचीत होगी, कोई मेल होगी, कुछ भी होगा। तो बेसिकली आपको ये भी चेक करना है कि जो न्यू वेंडर्स आए हैं
उनके साथ कोई मेल्स है एक्सचेंज हुई है या फिर कोई उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बना है, वो भी चीज़ हमें चेक करनी है। आपको कोई ये देखना है कि कोई एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट थे वेंडर्स वगैरह के साथ, उसमें कोई मॉडिफिकेशन वगैरह तो नहीं हुआ, रेट्स वगैरह तो नहीं चेंज हुआ है। आपको ये भी चीज़ उसके अंदर चेक करनी है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई वेंडर पहले आ रहा था जिससे बहुत ज़्यादा परचेजेस करी जा रही थी, बट इस साल वो वेंडर नहीं आ रहा है। उस तभी हम लोग कंपैरिजन बनाएंगे ना टॉप 10 वेंडर्स का कि ओके मेरे टॉप 10 क्रेडिटर्स इस साल ये है, लास्ट ईयर ये थे, तो उससे मुझे पता चलेगा ओके आर द सिमिलर वेंडर्स जिनसे लास्ट ईयर भी परचेज हुई थी, इस साल भी परचेज हुई है, या कोई नया वेंडर ऐड हुआ है हमारे टॉप 10 वेंडर्स में, या फिर कोई लास्ट ईयर वाला वेंडर है जो इस बार नहीं आ रहा। बिकॉज अगर कुछ है तो हमारे को हम परचेजेस को जब तक हम एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं करेंगे, सिर्फ चेकिंग से कुछ नहीं होता है, चेकिंग के बाद हमारे को ये एनालिटिकल प्रोसीजर करना ज़रूरी है कि ओके कोई नया वेंडर आ रहा है, फिर आप उस वेंडर को भी थोड़ा सा गूगल पे जाके चेक करो, अच्छा ये वेंडर क्या है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, कोई ऐसा बोगस तो नहीं है, उसके परचेज ऑर्डर, उसका इनवॉइस, उसका गुड्स रिसिप्ट नोट, अगर उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है तो वो चेक करो। और फिर हमारे को पेमेंट भी चेक करनी है, क्योंकि परचेजेस तो चेक हो गए बट परचेजेस की पेमेंट भी हुई है या नहीं, तो हम लोग पेमेंट्स भी चेक करेंगे कि क्या जितने की इनवॉइस बुक हुई थी, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एडवांस पहले से आपने पे कर दिया हो, अभी बाकी पेमेंट हो रही हो, तो हमारे को पेमेंट्स को भी ज़रूर चेक करना। तो आपने जो सैम्पल्स निकाले हुए होंगे ना, आप उन्हीं की पेमेंट्स वगैरह भी ज़रूर चेक करना कि एक्चुअल में पेमेंट्स वगैरह हो भी रही है या नहीं। अब इसके साथ एक और चीज़ हमें क्या चेक करनी है, अगर परचेजेज है तो जीएसटी भी होगा, बिकॉज हाँ जो हमारा क्लाइंट है वो जीएसटी पे कर रहा होगा, तो हमारे को ये देखना है कि अब वो जो जीएसटी पे कर रहा है वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहा होगा, तो अगर वो उसकी परचेजेज सही होंगी, अगर वो हमें ये चेक करना है कि जीएसटी रिकन्सिलेशन जिसकी परचेजेज है क्या वो जीएसटी 2A से मैच हो रही है या नहीं, क्योंकि देखो उसको आईटीसी तभी मिल सकता है जब वो 2A के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। अगर वो 2A के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही और अगर वो आईटीसी को क्लेम कर रहा है एज एन एसेट, तो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ अ रेड फ्लैग। तो आपको जीएसटी रिकन्सिलेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चेक करना, आपको कुछ बेसिस पर जीएसटी नंबर चेक करना है, आपको जीएसटी रिकन्सिलेशन ज़रूर चाहिए, 2A से वेरिफिकेशन ज़रूर चाहिए कि येस जो भी ये परचेजेज है इनके जो भी आईटीसी लिए जा रहे हैं इनको अच्छे तरीके से जीएसटी की रिटर्न से चेक करा जा रहा है, क्योंकि ये क्लाइंट का फ़र्ज़ है कि उसको इन आईटीसी क्लेम करना है, तो उसकी 2A के अंदर ज़रूर रिक्लेम, तो वो आपस में जो भी बात करेगा वेंडर से कि भाई मेरा जीएसटी दिखाओ, दैट इज़ अ थिंग। बट येस जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो वो हमें ज़रूर चेक करना है। इसके साथ एक और चीज़ क्या आ सकती है, टीडीएस। अगर कुछ आपको पता हो कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे अगर आप वो परचेजेस कर रहे हो तो वहाँ पे टीडीएस का भी एलिमेंट आ जाता है, तो आपको वो टीडीएस का एलिमेंट भी चेक करना है कि येस टीडीएस जो क्लाइंट है हमारा वो डिडक्ट कर रहा है या नहीं है, डिडक्ट करके ढंग से टाइमली डिपॉजिट करा रहा है या नहीं करा रहा। ठीक है। अब मैंने आपको पेमेंट वाली एक बात बताई थी कि पेमेंट के अंदर हमारे को ये चीज़ भी इंश्योर करनी है कि अगर पेमेंट देखो अकाउंट में आ रही तब तो वेल एंड गुड, बट अगर कुछ केसेस में जो पेमेंट्स आ रही है परचेजेस के अगेंस्ट, मतलब सॉरी जो परचेजेस के अगेंस्ट जो पेमेंट हो रही है, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे होंगे ना, परचेज कर रहे हैं, तो वो कितनी कैश में है। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हम 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट नहीं कर सकते, बट अगर आपने देखा कि कुछ केसेस आपको ऐसे मिले जहाँ पे 9,900 की पेमेंट हुई हुई है, तो यहाँ पे रेड फ्लैग हो सकता है कि ऐसा कैसे हो कि 9,900 की हुई। एक आधा केस हो सकता है कि जेन्युइनली 9,900 की हो, बट अगर आपको ऐसे बहुत सारे दिखे अलग अलग डेट्स पे अलग अलग वेंडर्स को, तो यू कैन अज्यूम कि ये कोई एक रेड फ्लैग हो सकता है, तो हमारे को पेमेंट भी वेरीफाई करनी है। उसके अलावा अगर जो क्लाइंट की इन्वेंट्री है तो आपको एक फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी देखनी है। क्लाइंट ने हो सकता है आपकी ऑडिट फर्म ने भी उस क्लाइंट का फिजिकल वेरिफिकेशन करा हो, तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट भी देखनी है कि क्या इन्वेंट्री पड़ी हुई है, जो उनकी इन्वेंट्री है वो इन्वेंट्री को किस बेसिस पर वैल्यू कर रहे हैं, एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज़ लोअर पे हमारे को उसको वैल्यू करना चाहिए। तो जो उसके अगेंस्ट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या इंड एस है वो लोग उन चीज़ों को भी फॉलो कर रहे हैं नहीं। तो मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो हमारे को परचेज रजिस्टर चाहिए, हमारे को जीएल कोड चाहिए, हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि हमारे को पेमेंट चेक करनी है, हमारे को जब सैंपल्स निकालेंगे तो हमारे को परचेज ऑर्डर चाहिए, परचेज ऑर्डर के साथ हम परचेज रिक्विजिशन कोटेशन वगैरह
ये सब भी लेंगे। फिर हम इनवॉइस लेंगे। इनवॉइस के अंदर जो बाकी डॉक्यूमेंट्स होता है जैसे ई वे बिल वगैरह होता है वो भी सपोर्टिंग आप चेक करोगे। इनवॉइस को आप प्रॉपर्ली चेक करोगे परचेज रजिस्टर से कि वेदर द अमाउंट, GSTN नंबर, पार्टी नेम और GST की परसेंटेज, इनवॉइस वगैरह सब करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। आप GST का रिकन्सिलेशन भी चेक करोगे, आप पेमेंट भी चेक करोगे। तो जब आप ये सब चीज़ें अच्छी और आप फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी, तो जब आप ये चीज़ें करोगे तब आप बोल सकते हैं कि येस मैंने परचेजेस को अच्छे से चेक करा। आपने ये भी देखना है कोई न्यू वेंडर से परचेज हुई है, तो वो सब चीज़ें भी। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि ये जो मैंने आपके लिए परचेजेस की वीडियो बनाई कैसी लगी, ताकि मैं आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक पे नई नई वीडियोस लेके आते रहूँ। आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।